नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बलूचिस्तान में बलूचों पर पाक सेना के अत्याचार और बांग्लादेश में आम चुनाव कराने को लेकर हो रही राजनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट 24 घंटे के लिए बंद। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे। एयर इंडिया की उड़ानों पर भी पड़ा असर। आग लगने के चलते बाधित हुई बिजली की आपूर्ति। अब शिक्षा विभाग पर चला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हंटर। कहा शैक्षिक मानकों को बेहतर बनाने के लिए उठाया कदम। अदालत और सीनेट में फंस सकता है कार्यकारी आदेश। रूसी शीर्ष सुरक्षा अधिकारी के दौरे के बीच किम जोंग उन का बड़ा कदम। सतह से हवा में मार करने वाली नई मिसाइल का परीक्षण। दक्षिण कोरिया ने बताया उकसावे वाली कार्रवाई। सूडान में भीषण जंग जारी। सेना का राष्ट्रपति भवन पर कब्जे का दावा। रैपिड सपोर्ट फोर्स को खार्तूम से खदेड़ा। दोनों बलों पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप। और आइए हमारी पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच लोगों पर पाकिस्तानी सरकार और सेना के अत्याचारों का असर है कि बलोच अलगाववाद इस समय अपने चरम पर है। हाल में बीएलए द्वारा जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने की घटना इसका उदाहरण है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पर बलोच लोगों को जबरन गायब करने के मामले भी सामने आते रहते हैं। इस हाईजैक की घटना के बाद एक बार फिर यह मामला गर्मा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्राकृतिक संपदा से भरपूर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी दमन के खिलाफ आक्रोश की लपटें तेज होती जा रही हैं। हाल के महीनों में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना को घुटने पर ला दिया है। 11 मार्च को बीएलए द्वारा हाईजैक की गई जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर उठे सवाल अब तक उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों इस घटना में कथित तौर पर मारे गए बीएलए के 23 सदस्यों की लाशें क्वेटा के सिविल अस्पताल लाई गई थी। बलूचिस्तान में लापता लोगों की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों ने इन शवों की पहचान के लिए लोगों से सिविल अस्पताल पहुंचने की अपील की। इसके बाद भीड़ शव की पहचान के साथ इन्हें अपने हवाले करने की मांग करने लगी। पुलिस लाठियां भांजती रह गई। लोग जबरन मुर्दा घर में घुस गए और कम से कम 5 शव अपने साथ ले गए। इन 23 अज्ञात शवों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कोयटा के काशी कब्रिस्तान में पिछले दिनों रात के अंधेरे में दफनाए गए 13 शवों के बाद से मामले ने और तूल पकड़ लिया है। बलूच संगठनों का कहना है कि ये लापता लोगों के शव थे जिन्हें कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मारा गया है। बलूच नागरिकों के कथित तौर पर गायब होने का सिलसिला भी काफी पुराना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1976 में पूर्व मुख्यमंत्री सरदार अताउल्ला मेंगल के बेटे को जबरन गायब करने का पहला मामला माना जाता है। हालांकि सरकार जबरन गायब किए जाने के आरोपों से इनकार करती रही है। सुरक्षा एजेंसियां दावा करती हैं कि लापता लोगों में से कई सशस्त्र अलगाववादी समूहों में शामिल हो गए हैं या देश छोड़कर चले गए हैं। लापता लोगों की जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया जा चुका है, फिर भी मामले पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। गैर सरकारी संगठन वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन के अनुसार उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत से जबरन गायब होने के लगभग 7000 मामले दर्ज किए हैं, जबकि जांच कमीशन का कहना है कि 2011 से अब तक 2800 से अधिक गुमशुदगी के मामले उनके सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश को सुलझा लिया गया है और सिर्फ 420 मामले ही ऐसे हैं जिसे हल किया जाना बाकी है। दशकों से चल रहे जबरन गायब करने के इस मुद्दे का बलूच लोगों और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हाल के सालों में डॉक्टर महरंग बलोच इन लापता लोगों के परिवारों की बड़ी आवाज बनकर उभरी हैं। उनके पिता एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे जिनका 2009 में अपहरण कर लिया गया था। 2 साल बाद खराब हालत में उनका शव मिला।
और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वीना सीकरी, विदेशी मामलों की जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने हम यही रखना चाहेंगे कि अभी ये जो बलोच लोगों को जबरन लापता करने का जो मामला है वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। क्या कुछ आप कहेंगी, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है, और जो पिछली घटनाएं वहाँ पर हुई हैं उससे क्या कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है? ये जो हादसा हुआ है, सबसे पहले 11 मार्च को जो ट्रेन के ऊपर हादसा हुआ था बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, ये पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत बड़ा ही शॉक था। और बहुत कहते हैं कि ये सबसे बड़ा ऐसा अटैक पाकिस्तानी की सेना पर था, क्योंकि उस ट्रेन में बहुत सारे ऐसे मेंबरान थे जो पाकिस्तान आर्मी के थे, सोल्जर्स भी थे, ऑफिसर्स भी थे, उनके फैमिलीज भी थी, और वो अपने घर वापस जा रहे थे। तो ये जो बड़ा वेल प्लान अटैक बलोच लिबरेशन आर्मी का था इस ट्रेन पे, इससे जो है कहते हैं कि पाकिस्तान सेना के बहुत बड़े आंकड़े हैं जिनके उनके लोग मारे गए, ऑफिसर्स के आंकड़े भी हैं जो मारे गए, और जवानों की भी हैं। उन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी ने फैमिलीज़ को अलग कर दिया था, लेडीज़ और बच्चों को उन्होंने अलग कर दिया था, उन पे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये सबसे बड़ा लॉस जो पाकिस्तान आर्मी का हुआ है, शायद 1971 के बाद एक ही हादसे में इतना बड़ा लॉस है। तो ये पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत बड़े सेटबैक है। और आज के तारीख में पाकिस्तान में इस बारे में अखबारों में लिखना बिल्कुल मना है, इसके बारे में चर्चा करना भी बिल्कुल मना है। लेकिन अब जो सिविल हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, वो शायद ऐसे लगता है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट्स मारे गए थे, उनकी शवें शायद इस अस्पताल में रखी गई थी। और क्योंकि बलोच लोग बहुत नाराज़ थे कि उनको अपने जो उनके मिलिटेंट मारे गए थे उनके शवें वापस नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने शायद अटैक करके कहते हैं कि कुछ उनको अपने साथ ले गए हैं। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति जो स्थिति बलूचिस्तान में है, और जो अटैक बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों पे किया जा रहा है, वो एक बहुत सीरियस अपग्रेड हुआ है इसके बारे में, और ये बहुत सीरियस मामला है। क्योंकि एक और भी बात जानने में आई है कि बलूचिस्तान में अब तक 4 अलग अलग ग्रुप्स थे, बलोच लिबरेशन आर्मी और अन्य ऐसे छोटे छोटे ग्रुप से। अब इन चारों ग्रुपों ने ये निश्चय कर लिया है कि वो इकट्ठे आएंगे और इकट्ठे अब अपना कार्यक्रम करेंगे, और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपने जो अटैक थे वो इकट्ठा प्लान करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तानी सेना के लिए। एक और बड़ा इंडिकेशन है कि बलोच लिबरेशन आर्मी और अन्य ग्रुप्स जो है वो बहुत सीरियस है इस मामले में, और जो भी पाकिस्तान सेना अपनी तरफ से कर रहा है वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। और बाजार में बलूचिस्तान के अन्य एरियाज़ में, सड़कों पे, कॉन्वॉयज़ पे लगातार अक्सर अटैक्स लगे जा रहे हैं। ये 11 तारीख को जो हुआ अटैक ट्रेन पे, उसके कुछ ही दिन बाद एक और बड़ा अटैक हुआ बस पे, और वहाँ पे बहुत लोग घायल हैं उनके, और बहुत लोग मर गए थे। तो इसलिए देखा है कि ये सिचुएशन बलोच लिबरेशन आर्मी की, बलोच मिलिटेंट्स की, बलोच सेपरेटिस्ट की जो सिचुएशन है बलूचिस्तान में, बहुत सीरियस हो गई है। वीना जी, इस सब के बीच सवाल ये भी आता है कि एक तो वहाँ पर सशस्त्र संघर्ष है, उसके अलावा अहिंसक संघर्ष भी वहाँ पर बलोच लोग कर रहे हैं, तो उनको गायब कर देना, लंबा वहाँ पर इतिहास रहा है बलोच लोगों को बिल्कुल गायब कर देना। और अभी जो ये अस्पताल में मामला देखा गया, कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। लोग वहाँ पर टूट पड़े थे कि कोई अपना तो इसमें नहीं है, ये देखने के लिए, क्योंकि लोगों को पूरी तरह से ये शक रहता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कई सारे वहाँ पर बलोच लोगों को जबरन गायब कर दिया है, उनकी हत्या कर दी है, उनकी लाशों को इस तरह से उन्होंने ख़त्म किया कि वो अभी तक लोगों को नहीं मिल पाई। तो ये जो यातना है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से बलूचिस्तान में बलूच लोगों के लिए, ये इसको आप किस तरह से देखती हैं, और साथ ही साथ ये किस तरह से और अलगाव को वहाँ पर भड़का रहा है? ये जो पाकिस्तान सेना का तरीका है, उनका जो रवाज है, वही है इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, अटैक करना, लोगों को मारना। वो बिल्कुल डायलॉग के फेवर में है ही नहीं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि
बलूचों के साथ, बलूची सिविल सोसाइटी के साथ, बलूच के लोगों के साथ बैठ के अपना डायलॉग करें, पता करें कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनका गिला शिकवा क्या है, और एक हल निकालें कि बलूच की तरफ से लोग भी सेटिस्फाई हों और पाकिस्तानी सेना के लिए भी कोई खतरा ना पैदा हो। लेकिन इससे डायलॉग का रास्ता बिल्कुल छोड़ के कभी उन्होंने डायलॉग का रास्ता अपनाया नहीं है, और उन्होंने हमेशा ये वायलेंस, इनफोर्स डिसअपियरेंसेस, लोगों को किडनैप करना और फैमिलीज को किडनैप करना, बड़े बड़े लीडर्स को किडनैप करना, फिर वो कभी वापस अपने फैमिलीज के पास ना आए, ना पता उनका क्या हुआ, कैसे उनको उड़ा दिया गया। बिल्कुल उन्होंने जैसे बांग्लादेश में ये करते थे ईस्ट पाकिस्तान के दिनों में, बिल्कुल वैसे वो अब बलूचिस्तान में कर रहे हैं, और ये लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। और बिल्कुल जो पाकिस्तान की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बलूचिस्तान की सरकार है और जो आर्मी है, उनको बलूच के लोगों के साथ बैठ के ये बातचीत, डायलॉग शुरू करना चाहिए कि आगे चीज़ें कैसे बढ़े। इसके अलावा वीना जी ये भी जानना चाहेंगे कि चीन का जो फैक्टर आ रहा है हाल के दिनों में, जिस तरह से चीन सक्रिय है इस इलाके में, अपने चीन के कई सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं, इसको देखकर भी बलूचों में काफ़ी गुस्सा है। हाल में हमने देखा कि जब जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था तो वहाँ पर भी चीन का मामला काफ़ी उनके लिए एक गुस्से का विषय था। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? जी, चीन के लिए तो खैर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बलूचिस्तान का एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो CPEC कहा जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद ही ये है कि हिमालय से लेके जहाँ पे POK के जरिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK के जरिए चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इलीगल है बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं मानते कि ये ऐसा बॉर्डर होना चाहिए, लेकिन वहाँ से वो ग्वादार तक एक रेलवे लाइन, रोड्स वगैरह बना रहे हैं ताकि उनको इंडियन ओशन तक एक्सेस मिले। लेकिन बलूच के लोगों को बिल्कुल राजी नहीं है कि चीन की ये प्रोजेक्ट में किसी तरह की सफलता आए और ये प्रोजेक्ट किसी तरह से कंप्लीट हो, ये बलूच के लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसलिए अक्सर उन्होंने चीन पे ही अपना हमला फोकस किया है। जो वहाँ पे एक बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है ग्वादार में, जहाँ पे वो पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पे बड़ा हादसा हुआ था। वो चीन का जो एम्बेसडर पाकिस्तान में, वो बाल बचे थे वहाँ पे, जो बड़ा अटैक हुआ था। और अक्सर ये प्रोजेक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं, सेना के लोग हों या दूसरे सिविलियन ग्रुप्स हों, चाइनीज लेबर हो, उन पे भी अटैक किया जाता है। बल्कि चीन इस बारे में बहुत नाराज है कि पाकिस्तान बिल्कुल अपनी तरफ से, पाकिस्तान की सरकार चीन के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है, उनको ये मतलब उनको सेफ नहीं रख पा रही है, उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं उस पर बिल्कुल लगातार अटैक्स हुए जा रहे हैं। तो ये भी एक बात है कि चीन नाराज है, लेकिन ये साबित करता है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल हेल्पलेस है, कुछ भी नहीं कर पा रहे वो। ठीक है वीना जी हमारे साथ बने रहिए। आप, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे
तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बांग्लादेश राजनीतिक रूप से इस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। एक तरफ बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी BNP और नवगठित छात्रों की पार्टी NCP देश में जल्द आम चुनाव कराने की मांग तो कर रही है, पर वो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को प्रतिबंधित करने की मांग भी कर रही है। वहीं अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अभी तक साफ तौर पर नहीं बता पा रहे हैं कि बांग्लादेश में कब चुनाव होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में पिछले साल गठित हुई अंतरिम सरकार के एक के बाद एक निर्णयों ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाशिए पर धकेल दिया है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को किनारे लगाने के खेल के दौरान फैली हिंसा को यूनुस के मौन समर्थन ने पूरे बांग्लादेश को जला कर रख दिया। शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद से उनके विरोधी अवामी लीग और शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को मिटाने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी के साथ नवगठित छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी किसी भी कीमत पर आवामी लीग को चुनाव में देखना नहीं चाहती है। अब ये पार्टियां आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का दबाव बढ़ाने लगी हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मोहम्मद यूनुस ने इस मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन पार्टी नेताओं पर लगे अपराधों की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवामी लीग समेत सभी दलों को समान अवसर दिया जाएगा। हालांकि चुनाव कराने को लेकर अब भी यूनुस ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। इस वर्ष के अंत तक चुनाव कराने का कई बार आश्वासन दे चुके यूनुस की भाषा अब कुछ बदली बदली दिखाई दे रही है। अब उनका कहना है कि अगर राजनीतिक दल सिर्फ सीमित सुधार के साथ चुनाव चाहेंगे तो ये दिसंबर में संभव हो सकता है, जबकि व्यापक सुधार किए जाने पर अगले वर्ष जून तक ही चुनाव कराया जा सकता है। खालिदा जिया की पार्टी BNP सीमित सुधारों के साथ जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही है। उसे लगता है कि आवामी लीग पार्टी के मैदान से बाहर होने का फायदा उठाया जा सकता है, जबकि जमात इस्लामी और छात्रों की पार्टी NCP जल्द चुनाव के पक्ष में नहीं है। इस सब के बीच बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति हर दिन एक नया मोड़ लेती दिखाई दे रही है। NCP के मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्ला ने दावा किया कि सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार नियुक्त करने के इच्छुक नहीं थे। 28 सेकंड के एक वीडियो में उन्होंने ये टिप्पणी की है। हालांकि सेना प्रमुख जनरल जमान देश को स्थिर करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अभी तक अडिग रहते हुए अंतरिम सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए वीना सीकरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त भी रही हुई हैं, तो उनसे हम इस मामले पर बातचीत करेंगे। वीना जी, अगर बांग्लादेश की हम बात करें और जिस तरह का माहौल वहाँ पर अभी बना हुआ है, अब तो छात्रों की नई राजनीतिक पार्टी भी वहाँ पर बन गई है, उसके बाद क्या वहाँ पर चुनाव होगा जल्द, और होगा तो किस तरह से होगा? क्या कुछ आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे मामले को? मेरे ख्याल में तो बांग्लादेश में जो अंदरूनी स्थिति है बहुत ही गंभीर है
और बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे है नहीं। बिल्कुल एनार्की का शब्द यूज़ किया जा रहा है हमेशा कि बांग्लादेश की अंदरूनी स्थिति दिखाने का वर्णन करने का जब मौका आता है तो कहते हैं कंप्लीट एनार्की। बिल्कुल वायलेंस है स्ट्रीट पे, बल्कि वहाँ पे औरतों का जो गुट है और जो स्टूडेंट्स हैं, लेडी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कुछ 4-5 दिन पहले एक बड़ा आंदोलन किया कि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में, पूरे बांग्लादेश में, ढाका और अन्य शहरों में रेप, वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इतना बढ़ चुका है कि बिल्कुल वहाँ के औरतें और जो युवा हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। तो अंदरूनी स्थिति वहाँ बहुत ही गंभीर है। मेरा ख्याल यूनुस का बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है, और अक्सर वो तो बिल्कुल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलिजिटिमेट सरकार है। ये कोई सरकार है ही नहीं, ये एक रेजीम है, एक इंटरिम और इलीगल रेजीम है, क्योंकि उनके आने का कोई मकसद ही नहीं था। ये एक जो कू प्लान किया था अगेंस्ट शेख हसीना, और उनको 5 अगस्त को जब वो चली गई तो ये उनको बुलाया गया मोहम्मद यूनुस को। जमात इस्लामी ने, असली जो ताकत है वो जमात के इस्लामी के हाथों में है, और जमात इस्लामी को आप जानते हैं बिल्कुल ही इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, और सारा सत्ता उनके हाथ में है, और वो मोहम्मद यूनुस को चला रहे हैं कि आप अब ये करो कि वो करो। ज़रूर बात यह है कि अगर आप इंतरिम सरकार की बात करें तो उनका काम सिर्फ एक है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाएं। लेकिन ये जो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम आई है, ये तो कहते हैं कि हम नहीं, पहले तो हम रिफॉर्म्स कराएंगे, और इंटरिम सरकार का काम ही नहीं है रिफॉर्म्स का काम सिर्फ इलेक्टेड पार्लियामेंट का हो सकता है। तो जब एक बार इलेक्शंस हो जाएं और इलेक्टेड पार्लियामेंट आ जाए तब रिफॉर्म्स के बारे में बातचीत हो सकती है। लेकिन ये जो जमात इस्लामी ने रिफॉर्म्स का खेल शुरू किया है, एक तो वो अनपॉपुलर है, और उससे वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाए। कहते हैं अब ये सेकेंड रिपब्लिक आ गया, ये हमारा सेकेंड रेवोल्यूशन हुआ है। वो बिल्कुल जैसा वो दांव पेच कर रहे हैं उसकी कोई सपोर्ट नहीं है लोगों की तरफ से। जो आवाम है वो तो बिल्कुल थक गए हैं, और वो सब कह रहे हैं कि आगे भालो छिड़ो, पहले अच्छा था, शेख हसीना के टाइम में अच्छा था। बिल्कुल ये चाहते नहीं है कि ऐसी जो बातचीत हो रही है ये ऐसे आगे बढ़े। वो चाहते हैं बिल्कुल कि अब इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। रिफॉर्म्स का बिल्कुल किसी का नहीं है पक्ष रिफॉर्म्स। वीना जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर ये इलेक्शन कराने में देरी करते हैं तो क्या जिस तरह का रुख बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष का या बांग्लादेश की सेना का दिख रहा है, वहाँ पर एक और तख्ता पलट जैसी स्थिति क्या कुछ ऐसा हो सकता है? और इसी में आप संक्षेप में दूसरा सवाल इसका भी जवाब दे दीजिएगा, क्या चुनाव अगर होते हैं, चाहे वो दिसंबर में होते हैं या अगले साल जून में होते हैं, तो शेख हसीना वहाँ पर दिखेंगी क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्शंस होने हैं वो फ्री, फेयर और इंक्लूसिव होने चाहिए। अवामी लीग को जरूर उनमें शामिल होना चाहिए, ये तो बिल्कुल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बीएनपी ने खुद कहा है कि अवामी लीग ज़रूर इलेक्शन में शामिल हो। वो नहीं चाहते कि इलेक्शन अवामी लीग के बिना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि अवामी लीग और बीएनपी जो राइवल्स हैं, पॉलिटिकल राइवल्स हैं, लेकिन वो बहुत डेमोक्रेसी के फेवर में हैं, दोनों डेमोक्रेसी के फेवर में। सबसे बड़ी बात है कि अवामी लीग को जरूर शामिल होना चाहिए, ये तो सबसे बड़ी बात है। अब जो बात हुई, जो आपने पहला सवाल किया कि आर्मी, वैसे आर्मी के हाथ में आज के दिन में भी मैजिस्ट्रेसी पावर्स हैं और पुलिस पावर्स हैं, लेकिन आज तक वो इन पावर्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो पुलिस के हाथ में छोड़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, वो बिल्कुल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल संभाल नहीं पा रही है। कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, जनरल वक़ारुज़्ज़मान आर्मी चीफ ने कहा था कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत ख़राब है, इनफ इज़ इनफ, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आर्मी जो है वो अपने हाथ में पावर रखेगी, मैजिस्ट्रेसी पावर और पुलिस पावर इलेक्शन तक उन्हीं के हाथ में रहेगा। तो उन्होंने ये जाहिर कहा कि वो ज़रूर इस बात को ध्यान से देख रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति को नॉर्मल होना चाहिए, और ये जो आजकल स्थिति चल रही है उनको बिल्कुल नापसंद है, ये उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की आर्मी है वो चिंतित है वहाँ की स्थिति को लेकर के, और आने वाले समय में अगर चुनाव में देरी होती है तो बांग्लादेश की सेना कोई कदम भी वहां पर उठा सकती है। वीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और अभी हम आपको दुनिया की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा एक विद्युत सब स्टेशन में आग लगने के कारण बंद हो गया। शुक्रवार को हवाई अड्डा बंद होने की सूचना के बाद लाखों लोगों की यात्रा योजनाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। हवाई अड्डे में बिजली नहीं होने के कारण इसे बंद किया गया। यहां उतरने वाली और यहां से जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। एयर इंडिया की हीथ्रो जाने वाली फ्लाइट्स भी या तो रद्द कर दी गई हैं या वापस लौट आई हैं। एक तरफ शांति के लिए बातचीत चल रही है तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच में हमले बढ़ गए हैं। यूक्रेन ने रूस के एक एयरफील्ड पर बम दागे तो जवाब में रूस ने काला सागर के तट पर यूक्रेन के ओडेशा शहर में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। हमला ऐसे समय पर हुआ है जब चेक गणराज्य के राष्ट्रपति यूक्रेन के दौरे पर थे। गाजा पट्टी में इजरायल के हमले चौथे दिन भी जारी रहे। इसमें हवाई और जमीनी दोनों ऑपरेशन शामिल हैं। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने अपने सैनिकों को हमास के खिलाफ हमले बढ़ाने, उत्तरी गाजा को खाली करवाने और सभी तरह के दबावों का उपयोग करने का आदेश दिया है। इस सबके बीच इजरायल ने अपनी घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार को शुक्रवार को बर्खास्त कर दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार इसका कारण निरंतर विश्वास की कमी को बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हूतियों के हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराने के बयान के जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि तेहरान को इस क्षेत्र में प्रॉक्सी की आवश्यकता नहीं है और यमन की हूती खुद ही अपने फैसले लेते हैं। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को नई विमान भेदी मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने परीक्षणों की निगरानी की और कहा कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया के लिए एक और प्रमुख रक्षा हथियार प्रणाली है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने प्रधानमंत्री कोमल मदौरी को उनकी नियुक्ति के 1 वर्ष से भी कम समय में बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उप सहारा अफ्रीका से आने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के कारण देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है।